जय हिंद। ए टू जेड जीएस लर्न में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम जानेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ऐसा करिए कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आज पूरा जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, ताकि कभी भी एग्जाम में पूछा जाए इनके बारे में तो कोई क्वेश्चन गलत ना हो। आज हम बातों बातों में सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये ऐसे व्यक्ति थे, इनके बारे में पढ़ने से पहले आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार जय हिंद लिखिए। तो आइए आज हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। स्थान कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था, ये सबको ध्यान में रखिएगा। इनके गुरुजी का नाम चित्तरंजन दास था। हालांकि ऐसा इनके जन्म तिथि के बारे में पूछता नहीं है कभी, या इनके स्थान के कहाँ जन्म लिए थे, ये सब के बारे में पूछता नहीं है, फिर भी ध्यान रखिएगा। इनके गुरुजी का नाम चित्तरंजन दास था, ये गुरुजी का नाम याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो पढ़ने में बहुत तेज थे, बहुत योग्य व्यक्ति थे। पढ़ने में इतना तेज थे कि जो एग्ज़ाम आज यूपीएससी है, इसका नाम आज यूपीएससी है, वो पहले उसका नाम आईसीएस था। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस था। उसका एग्ज़ाम पहले ब्रिटेन में हुआ करता था। ब्रिटेन में जाकर इन्होंने एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई कर लिया था, पहली बार में एग्ज़ाम निकाल लिए थे। पढ़ने में इतना तेज थे ये सुभाष चंद्र बोस जी। और इन्होंने जब आईसीएस की परीक्षा दी 1920 में, उस समय सेंटर इसका आईसीएस का, इंडियन सिविल सर्विस का सेंटर, अंग्रेज सब जो था चोट्टा, वो सेंटर रखा था ब्रिटेन में। ब्रिटेन जाकर एग्ज़ाम देना पड़ता था इंडियन सिविल सर्विस का। तो इन्होंने फर्स्ट बार में ही 1920 में इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए। एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, उसके बाद इन्होंने 1920 में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए और परीक्षा जब पास कर गए, जॉब कर रहे थे, तो पास करने के एक साल बाद 1921 में इन्होंने त्यागपत्र अपना दे दिया। यानी अपना त्यागपत्र दे दिए। 1921 में इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। फिर उसके बाद स्वराज नामक पत्रिका, जो ये अभी है, स्वराज नामक पत्रिका, जिसका अर्थ था स्वशासन, इस नाम से पत्र शुरू किए। इन्होंने स्वशासन नाम से एक पत्रिका शुरू किया है, जो स्वराज के नाम से प्रसिद्ध है। और स्वराज का अर्थ क्या था? तो स्वशासन था इसका अर्थ। इस नाम से इन्होंने पत्रिका शुरू किया। फिर 1938 में हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में हुआ था। और उसमें इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता की। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बने। फिर अध्यक्ष बने और अध्यक्ष बनने के एक साल बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, जो मध्य प्रदेश में हुआ था, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। जिस समय भारत गुलाम था, उस समय एक ही पार्टी हुआ करता था, एक ही पार्टी भारत का था, उस समय कांग्रेस था। तो कांग्रेस का उस समय वर्चस्व ज़्यादा था भारत में। अभी ना भारत में 6 पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टी 6 है भारत में, भी 6 पार्टी है। कभी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और पहले तो राजनीतिक पार्टी 9 था, उसको 3 राजनीतिक पार्टी को हटा दिया गया है। अभी वर्तमान में भारत में नेशनल पार्टी जो है, राजनीतिक पार्टी, वो 6 है। पहले कांग्रेस एक ही पार्टी हुआ करता था, केवल कांग्रेस था। इन्होंने 1939 में कांग्रेस के जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था मध्य प्रदेश में, उसमें ये खड़ा हो गए। जब ये खड़ा हो गए त्रिपुरी अधिवेशन में,
और इन्होंने कहा कि वोट हमें दीजिए, वोट हमें दीजिए, क्योंकि इनका डिमांड था, सुभाष चंद्र बोस जी का जो डिमांड था, ये जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इनका डिमांड था कि हम अगर जो चुनाव जीत जाएंगे तो चुनाव जीतने के उपरांत यानी चुनाव जीतने के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। और गांधी जी चाहते थे, ऐसा गांधी जी नहीं चाहते थे, गांधी जी चाहते थे कि अगर जो सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए चुनाव, और चुनाव जीतने के उपरांत सुभाष चंद्र बोस जी अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ अभी चल गए तो जो अभी कांग्रेस का एक पार्टी है, कांग्रेस को बंद कर देगा। जो अभी कांग्रेस का, उस समय गांधी जी दिमाग लगाएं कि कांग्रेस का ये जो पार्टी है इसको अंग्रेज सब छोटा बंद कर देगा। अभी एक यही पार्टी था उस समय जो कि पूरे भारत के वरिष्ठ नेता को जोड़ कर रखा था। और गांधी जी दिमाग लगाएं कि अगर जो ये पार्टी बंद हो जाएगा तो फिर भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए गांधी जी कहें कि सुभाष चंद्र जी आप खड़ा नहीं होइए, त्रिपुरी अधिवेशन में, जो कांग्रेस का अधिवेशन था मध्य प्रदेश में, उसमें आप खड़ा नहीं होइए। फिर भी सुभाष चंद्र बोस जी बात नहीं माने और 1939 में खड़ा हो गए। और खड़ा हुए तब गांधी जी सोचे कि ये जीत जाएंगे तो फिर और बड़ी समस्या हो जाएगा। तो गांधी जी ने विपक्ष में इनके पट्टा भी सीतारमैया को खड़ा किया। गांधी जी जो ये गांधी जी थे, गांधी बाबा, ये पट्टा भी सीतारमैया को खड़ा किए। ये हैं पट्टा भी सीतारमैया। पट्टा भी सीतारमैया जो थे वो विपक्ष के नेता के रूप में खड़ा हुए, और विपक्ष के रूप में खड़ा हुए। और गांधी जी बोले कि आप वोट दीजिए किनको, पट्टा भी सीतारमैया को वोट दीजिए, जो आपको ये यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं। और गांधी जी बोले कि पट्टा भी सीतारमैया को वोट दीजिए। और सुभाष चंद्र बोस जी बोले उस अधिवेशन में, क्योंकि वहाँ पे जनता बहुत ज़्यादा इकट्ठा था, और सुभाष चंद्र बोस जी बोले कि वोट हमें दीजिए। तब जनता तो दुविधा में पड़ गया। दुविधा मतलब समझते हैं? दुविधा मतलब कि जनता अब किधर जाए, इधर जाएगा तब इधर कुआं, इधर जाए तो इधर खाई, अब कहाँ पे जाए जनता। तब दिमाग लगाया गया कि अब कैसे होगा भाई। तब फिर सोचा सब लोग, तो इनको लिए गुप्त मतदान की व्यवस्था किया गया। इनके लिए गुप्त मतदान की व्यवस्था किया गया, और गुप्त मतदान हुआ। और गुप्त मतदान हुआ तो सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए। सुभाष चंद्र बोस जी जब जीते, तब जीतने के उपरांत ये सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए। सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में, जो मध्य प्रदेश में हुआ था। ये सबको ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बड़ा एग्जाम दीजिएगा तब। और यहाँ पे जब जीत गए तो सुभाष चंद्र बोस जी सोचें कि अगर जो अभी हम अंग्रेज के खिलाफ जाते हैं तो ज़रूर ये कांग्रेस बंद हो जाएगा। ये भी सोचने लगे कि गांधी जी ठीक कहते थे। तब इन्होंने 2 महीने के बाद अपना त्यागपत्र दे दिया। जीते, और जीतने के 2 महीना के बाद 2 महीने बाद अपना त्यागपत्र दे दिए। 2 महीने बाद अपना त्यागपत्र दे दिए। जब त्यागपत्र दिए तब गांधी जी बोले, गांधी जी अब त्यागपत्र दिए तो उस जगह तो सीट खाली हो गया। अब उस जगह सीट खाली हो गया तो गांधी जी बोले पट्टा भी सीतारमैया को कि आ जाइए यहाँ पे, जे सीट खाली हो गया। तब पट्टा भी सीतारमैया बोले कि जे हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। अब हमारा कोई इज्जत अब है कि नहीं, जो वहाँ से हम चुनाव हार गए हैं, अब वहाँ पे हम जाएंगे अध्यक्ष बनने के लिए, तो वहाँ पे वो नहीं रहे। तब उस खाली जगह को भरने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया। खाली जगह को भरने के लिए राजेंद्र प्रसाद जी वहाँ के अध्यक्ष बने। त्रिपुरी अधिवेशन के फिर अध्यक्ष बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और इन्होंने फिर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की इस्तीफा जैसे ही उधर 1939 में त्यागपत्र दिए, और इधर फिर फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना किए। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था।
तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की है फिर। और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और उसके बाद 1940 में ही, जैसे 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और 1940 में अंग्रेज़ों के खिलाफ, किसके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ भाषण दिए। इतना न ज़बरदस्त भाषण दिए, भड़काऊ भाषण, कि पूरे अंग्रेज़ को यहाँ से खदेड़ खदेड़ के भगाओ और पीटो सबको। इतना न खतरनाक भाषण दिए कि पूरा जनता इनके तरफ हो गया। फिर अंग्रेज़ का वर्चस्व उस समय भारत पर था, तो अंग्रेज़ ने इनको कलकत्ता जेल में बंद कर दिया। इनको गिरफ्तार करके कलकत्ता जेल में बंद कर दिया और कलकत्ता जेल में इनको बंद कर दिया गया। जब कलकत्ता जेल में इनको बंद कर दिया गया, तब इन्होंने दिमाग लगाया कि भारत को इधर आज़ादी भी दिलाना है और हम यहाँ जेल में हैं, तो फिर कैसे आज़ादी मिलेगा। तो फिर ये दिमाग लगाएं अपना। तो एक साल के बाद 1941 में इन्होंने पठान का रूप बनाया। 1 साल तक इन्होंने दाढ़ी न मूछ कुछ भी नहीं कटाया, केवल मूछ कटाया। और ये एक बात इनमें और ख़ासियत क्या था, ये उर्दू बहुत अच्छा बोल लेते थे। उस कारण से इन्होंने दिमाग लगाया कि दाढ़ी उड़ी बढ़ा लिए, दाढ़ी उड़ी बढ़ा कर, और बढ़िया हट्ठा कट्ठा थे, जवान थे उस समय, दाढ़ी उड़ी बढ़ा कर बढ़िया से पठान का रूप धारण कर लिए इन्होंने। और पठान का रूप धारण कर लिए और अफ़गानिस्तान भाग गए। उस समय अफ़गानिस्तान से पठान कलकत्ता आया करता था, तो उसी के साथ पठान का रूप धारण करके भाग गए अफ़गानिस्तान। और जब अफ़गानिस्तान, ये मैप में आपको हम समझाते हैं, ये यहाँ पे इंडिया था, इंडिया से यहाँ पे अफ़गानिस्तान, यहाँ पे भाग गए। ये यहाँ पे अफ़गानिस्तान भागे। अफ़गानिस्तान भागे तो फिर अफ़गानिस्तान भागने के बाद वहाँ से पनडुब्बी के रास्ते, मतलब पनडुब्बी में सवार होकर वहाँ से अफ़गानिस्तान से, यहाँ जो आपको अफ़गानिस्तान दिख रहा है, अफ़गानिस्तान से यहाँ से फिर जर्मनी चल गए। जर्मनी गए और जर्मनी में हिटलर से जाकर मिले। यहाँ जर्मनी चले गए और जर्मनी में जाकर हिटलर से मिलने गए। हिटलर से जर्मनी चले गए और जर्मनी में हिटलर से जाकर मिले। हिटलर से जाकर मिले। जर्मनी गए और जर्मनी में हिटलर से जाकर मिले। और उस समय हिटलर से जब जाकर मिले, तो हिटलर से जाकर मिले, तो जैसे ही गए हिटलर के फार्म हाउस पे, तो हिटलर का बहरूपिया आया, क्योंकि हिटलर उस समय बहुत तेज़ था। इतना न तेज़ हिटलर था कि उतना आज के समय में कोई शासक तेज़ नहीं है। जर्मनी का शासक उस समय हिटलर था। तो हिटलर से जाकर मिले तो हिटलर का बहरूपिया आया। बहरूपिया का मतलब समझते हैं, उसका हमशक्ल आया और इससे मिले सुभाष चंद्र बोस जी से। तो सुभाष चंद्र बोस जी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिए, चुपचाप बैठे हुए थे। फिर आधा एक घंटा के बाद फिर एक बहरूपिया आया, फिर इनसे मिले, तो फिर भी कुछ रिस्पॉन्स ये नहीं दिए, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिए। उसके बाद फिर आधा एक घंटा के बाद फिर हिटलर जब आया, जब हिटलर, ये देखिए, जब हिटलर आया, सुभाष चंद्र बोस जी से मिला हिटलर, तब हिटलर पूछा इनसे कि आप वो दोनों हमशक्ल को पहचान कैसे लिए। तो ही सुभाष चंद्र बोस जी ने बताएं कि देखिए, सोनार को सब पता रहता है कि असली सोना कौन है। जब इतना बोले तब हिटलर तो दीवाना हो गया सुभाष चंद्र बोस जी का, कि इंडिया वाला इतना बढ़िया आदमी है, सब पहचान लेता है कि कैसे कौन अच्छा है कौन ख़राब है। अब हिटलर दीवाना हो गया सुभाष चंद्र बोस जी का। तो हिटलर बोला है इनको, सुभाष चंद्र बोस जी को, कि आप बताइए सुभाष चंद्र बोस जी आपको हम क्या मदद कर सकते हैं। तब सुभाष चंद्र बोस जी बोले कि एरा से मदद मांगेंगे ना तो इसको लगेगा कि हम नीचा हैं, हम इससे मदद मांगने के लिए वहाँ भारत से आए हैं। तो इन्होंने बोले सुभाष चंद्र बोस जी कि हमको मदद नहीं चाहिए हिटलर सर जी, हमको मदद नहीं चाहिए जी। आप ये देखिए, मैप में आपको समझाते हैं, जी आप भारत से जो
सैनिक पकड़ कर लेकर आया। भारत से जो सैनिक आया था ना, ब्रिटेन से आप पकड़े थे जो सैनिक, भारत का 3 लाख सैनिक, वो हमसे बिना पूछे ही लेके चला गया था सैनिक को। वो सैनिकवा हमें वापस कर दीजिए और हम फिर भारत लौट जाएंगे, और मैं भारत लौटने के बाद फिर हम अंग्रेज़ों को खदेड़ खदेड़ के हम मारेंगे। तो इन्होंने, हिटलर ने दिमाग लगाया कि अगर जो ये सैनिकवा इसको हम दे देंगे, इनको सुभाष चंद्र जी को, कि सैनिक हम इसको दे देंगे, तो फिर ब्रिटेन वाला पकड़ेगा और फिर लेके आएगा, फिर हम इनको वापस देंगे, फिर लेके आएगा। तो फिर हिटलर बोला कि हिटलर ऐसा तो करते रहिएगा तब तो बहुत हम गोल गोल ऐसे ही घूमते रह जाएंगे। और उस समय एक और आपको मन में डाउट आ रहा होगा कि आखिरकार ब्रिटेन के पास 3 लाख सैनिक आया कैसे उस समय। तो उस समय जानते हैं 1941 में गए थे। 1941 में जब हिटलर से मिलने गए थे, तो उस समय 1939 से लेकर 45 तक आप पढ़े होंगे, 1939 से 45 तक लेकर सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन जो था, भारत का 3 लाख सैनिक बिना किसी से पूछे लेकर चला गया था ब्रिटेन। और ब्रिटेन जब गया तो ब्रिटेन से लड़ रहा था क्या वो, ये जर्मनी जो था ब्रिटेन से लड़ रहा था। तो उस समय हिटलर था जर्मनी का शासक। जर्मनी का शासक हिटलर था, तो हिटलर का उस समय वर्चस्व जर्मनी पर था। तो हिटलर ने ब्रिटेन का सैनिक जो था, जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय सैनिक को पकड़ लिया था और भारतीय सैनिक को पकड़कर बंदी बना लिया था। उसी सैनिक को मांग रहे थे, ये सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, उसी सैनिक को मांग रहे थे कि आप जो 3 लाख सैनिक लाए हैं ना, 3 लाख सैनिक बंदी बनाकर ब्रिटेन से पकड़े हैं, वही सैनिक हमें वापस दे दीजिए। तो फिर ये बोले कि अगर जो ऐसा है तब चलिए सैनिक से आप पहले मिल लीजिए। सैनिक से जब मिले तो सुभाष चंद्र बोस जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ वहाँ पे और भाषण दिए, समझे, मोटिवेट इतना न कर दिए सैनिक को कि सैनिक इनका दीवाना हो गया और बोला कि चलिए सुभाष चंद्र बोस जी, जब हम भारत को आज़ाद दिलाएंगे। तब भारत को आज़ाद दिलाने के लिए वहाँ से 3 लाख सैनिक निकलने वाले ही थे। तब ये हिटलर बोला कि देखिए सुभाष चंद्र बोस जी, ये जो सैनिक है, ये सैनिक का जो क्या बोलता है उसको, सैनिक का जोश, जो सैनिक का जोश है वो 7वें आसमान पर है। वो सैनिक का जोश ठीक है, लेकिन इन सैनिकों को बढ़िया से हथियार और ट्रेनिंग बढ़िया से नहीं मिला है। जे आप चल जाइए जापान, उस समय जापान जो था जर्मनी का दोस्त हुआ करता था। जे आप चल जाइए जापान यहाँ पे आपको दिखेगा। जे आप चल जाइए जापान जाइए, और जापान से आप ट्रेनिंग वगैरह, तो जर्मनी से जापान आए। जापान में बढ़िया से ट्रेनिंग हुआ, सैनिकों को हथियार मिला, और फिर ये म्यांमार के रास्ते, जो अभी ये बर्मा पहले था, ये म्यांमार के रास्ते ये नागालैंड के कोहिमा में आकर रुके, और वहाँ पे भीषण लड़ाई हुआ। नागालैंड के कोहिमा में भीषण लड़ाई हुआ। इस पे एक फिल्म भी आया है, अभी नागालैंड के कोहिमा में एक फिल्म आया था, स्पाई। वहाँ पे लड़ाई हुआ और यहाँ से आगे बढ़ते गए, और यहीं पे नारा दिए, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी यहीं पे दिए कि दिल्ली चलो का नारा। जब तक अब दिल्ली नहीं पहुँचेंगे, जब तक यहाँ से अब जंग ख़त्म नहीं होगा। दिल्ली चलो का नारा यहीं पे दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे दिल्ली चलो का नारा। अब दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। अब यहाँ से फिर धीरे धीरे अंदर भारत की ओर घुसते गए, और बोले कि जब तक अब दिल्ली नहीं पहुँचेंगे, जब तक अब ये संग्राम बंद नहीं होगा। और यहीं से सुभाष चंद्र बोस जी ने बोले थे, यहाँ से जो सुभाष चंद्र बोस जी थे ये नागालैंड के कोहिमा में, यहीं से बोले कि इस जंग को जीतने के लिए हमें सर्वप्रथम राष्ट्रपति
इस जंग को जीतने के लिए हमें सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जरूरत पड़ेगी। सर्वप्रथम राष्ट्रपिता संबोधित कर कर सुभाष चंद्र बोस जी ने ही बोले थे इसी जगह म्यांमार से कि सर्वप्रथम युद्ध जीतने के लिए हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की ज़रूरत पड़ेगी। ये सबको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से फिर धीरे धीरे दिल्ली चलते भारत के अंदर घुसते गए धीरे धीरे। और जो जापान था, जब ये जो जापान था, यहाँ पे अंडमान निकोबार दिख रहा है, ये अंडमान निकोबार जो था ये सुभाष चंद्र बोस जी को दे दिया था। अंडमान निकोबार जो है था सुभाष चंद्र बोस जी को दे दिया था। और फिर वहीं से धीरे धीरे सैनिक इनका आगे बढ़ रहा था, सैनिक आगे बढ़ रहा था और आगे बढ़ते गया सैनिक। और फिर ये इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में ये जो यहाँ पे सिंगापुर दिख रहा है, सिंगापुर में एक आज़ाद हिंद सरकार का गठन किए। सिंगापुर में किस चीज़ का गठन किए? आज़ाद, ये सबको ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। आज़ाद हिंद सरकार का गठन किए। आज़ाद हिंद सरकार का इन्होंने गठन किया सिंगापुर में। और सिंगापुर से ही रेडियो प्रसारण सर्वप्रथम किए और रेडियो प्रसारण करके यहाँ से बोले कि इस युद्ध को जीतने के लिए हमें राष्ट्रपिता गांधी जी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से रेडियो प्रसारण किए और फिर यहाँ से बोले सिंगापुर से कि अब हम भारत को यहीं से कंट्रोल करेंगे। सब चीज़ ठीक ठाक ही चल रहा था और आगे जा रहा था। और आपको डेट बता देते हैं, यहाँ पे आज़ाद हिंद सरकार का गठन 1943 में किए थे। कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था बढ़िया से। धीरे धीरे सेना आगे की ओर बढ़ रही थी, दिल्ली की ओर सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। और तभी क्या हुआ कि 1945 आया, 1945 में ये जो अमेरिकवा है इस साला ये इतना अभी ना ठीक ठाक है भारत के पक्ष में। ये अमेरिका क्या किया, जापान पे परमाणु बम गिरा दिया। हमारा सपोर्ट जो था आज़ाद हिंद फौज, जो सुभाष चंद्र बोस जी का फौज था 3 लाख, उसका नाम आज़ाद हिंद फौज था। वो फौज को यहीं से राशन पानी हथियार वगैरह जापान से ही मिल रहा था, सब चीज़ मेडिसिन वगैरह हथियार खाना पीना सब जापान से ही मिल रहा था। और ये अमेरिका जो है, अमेरिका चोट्टा बम गिरा दिया, परमाणु बम जापान पे गिरा दिया 6 अगस्त और 9 अगस्त, ये याद रखिएगा। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा, नागासाकी याद रखिएगा, जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिरा दिया। आपको इमेज दिखाते हैं, बम गिरा था तो देखिए उस समय कैसा हो गया था। देखिए उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था 1939 से 45 के बीच। और भारत सैनिक को कब पकड़ लाए थे सुभाष चंद्र बोस जी? सुभाष चंद्र बोस जी सैनिक को पकड़कर 1941 में न लाए थे जी। आपको बताया ना कि 1941 में गए थे आज़ाद हिटलर से मिलने के लिए। और 5 साल तक 6 साल तक चलते रहा सेकेंड वर्ल्ड वार। इसी में भारतीय जो सैनिक थे उसको पकड़ लिया था हिटलर। वही हिटलर से सैनिक को छोड़ा कर लेकर आ रहे थे। ये 3 लाख जो सैनिक था, ये 3 लाख जो सैनिक दिख रहा है ना आपको, इसी सैनिकवा को पकड़ लिया था हिटलर, जो ब्रिटेन ले गया था बिना पूछे किसी से। तो इसी सैनिक को पकड़ लिया था। यही सैनिक को छुड़ाकर जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो भारत लाए थे। जापान में जो इनका ट्रेनिंग हुआ था इसी सैनिक का हुआ था। ये देखिए उस समय का इमेज है। सुभाष चंद्र बोस जी ने जब भाषण दिया था जर्मनी में सैनिकों के सामने, तब देखिए सैनिकों का जज्बा कितना आगे था। और आपको बताया ना कि इन सब सैनिकों को ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं मिल पाया था और हथियार नहीं मिला था। और आगे देखिए, ये देखिए 1943 में आपको
ये देखिए आपको बताए थे ना 1943 में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किए। ये सरकार के आज़ाद हिंद सरकार का गठन कहाँ हुआ था? ये सिंगापुर में गठन हुआ था। सिंगापुर में गठन हुआ था। ये सबको ध्यान में रखिएगा। ये देखिए इसी को हम बात कर रहे थे। देखिए परमाणु बम जब अमेरिका चोटाई गिराया था तो कैसा हो गया था। नागासाकी और हिरोशिमा देखिए कैसा हो गया था। इसका इतना भयानक दृश्य भगवान करे अब कभी ना आए ज़िंदगी में, किसी की ज़िंदगी में अब कभी ना आए। वही आपको बता रहे थे जापान पे जब ये चोट्टा ने अमेरिका ने जो बम जापान पे जब बम गिरा तब तो जापान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। फिर जापान से हम लोग को जो आज़ाद हिंद फौज था उसको न प्रॉपर तरह से खाना मिल रहा था, न हथियार मिल रहा था, कुछ भी मेडिसिन वगैरह दवाई वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था। तब तो सब परेशान हो गया आज़ाद हिंद फौज वाला सब। हालांकि हिटलर उस समय हिटलर बोला था कि जो आज़ाद हिंद फौज है, जो इनका सुभाष चंद्र बोस जी का फौज है, उसको प्रॉपर तरह से जो हिटलर यहाँ से था जापान को बोला था कि इनको पूरी तरह से खाना और राशन वगैरह देते रहना, मेडिसिन वगैरह। फिर भी अब जब उस पर बम गिर गया तो अब क्या कर सकता है। सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ से सिंगापुर से, जो सिंगापुर है, तभी सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर से जापान को देखने गए। जापान उस समय हमारा अच्छा मित्र हुआ करता था, तो सिंगापुर से यहाँ से देखने गए सुभाष चंद्र बोस जी कि वहाँ का स्थिति क्या है। तो यहाँ से देखने जब गए तो देख उख कर आ रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी। जब आ रहे थे तब आते आते 18 अगस्त, ये डेट को याद रखिएगा, 18 अगस्त 1945, 18 अगस्त 1945 जब आ रहे थे तो यहाँ पे आपको एक देश दिख रहा होगा। अब आपको जूम करके दिखाते हैं। जब यहाँ जापान से जब सुभाष चंद्र बोस जी आ रहे थे वापस सिंगापुर के लिए, तो यहाँ पे आपको एक देश दिख रहा होगा, ताइवान। इनका विमान दुर्घटना हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। जब इनका मृत्यु हो गया तब आज़ाद हिंद फौज का कोई भी नेतृत्व करने वाला नहीं था। ना सेना था, उतना सेना का जब कमांडर नहीं रहे इस दुनिया में, चले गए, तब फिर अंग्रेज़ जो था, अंग्रेज़ ने किया कि पूरा जितना भी सैनिक था सबको पकड़ लिया और पकड़कर लाल किला आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए विमान दुर्घटना हो गया था सुभाष चंद्र बोस जी का। विमान दुर्घटना कब हुआ था? 18 अगस्त, ये सब डेट को याद रखिएगा, 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना हो गया। और फिर यह एक बंदी बना लिया सेना को। और उस समय पता था अंग्रेज को कि अगर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा हम सेना को मार देते हैं तो उस समय भारत में जमकर विरोध होता अंग्रेज को, और अंग्रेज को जाना जल्द ही पड़ जाता यहाँ से। तो इसीलिए जो उस समय जो यहाँ का बेबल था, उस समय पता था इसको कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा कुछ करेंगे। अंग्रेजवा को पता था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा कुछ करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और पहले ही जाना पड़ सकता है। अब यानी कि बहुत बड़ा विद्रोह हो जाता, खड़ा हो जाता और अंग्रेज को जाना पड़ जाता यहाँ से। तो इसीलिए उसने कुछ नहीं किया और फिर उतना जो सैनिक था, 3 लाख सैनिक जो था, 3 लाख सैनिक को माफ़ कर दिया और उसको सैनिक को छोड़ दिया। ये थी सुभाष चंद्र बोस जी की कहानी। मैं अक्सर ऐसा अगले वीडियो में जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, इनके सब के बारे में हम फैक्ट्स का वीडियो लेकर आते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आप बातों बातों में बहुत कुछ सीख जाएंगे और फिर आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे आपको क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ था। जो हम बता रहे हैं उसका जवाब आप दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में।
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? अंग्रेजों के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस जी ने भड़काऊ भाषण कब दिए थे? पठान का रूप धारण करके कलकत्ता से कब भागे थे? ये सब का जवाब आप नीचे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जापान पे परमाणु बम कब गिरा था? आज़ाद हिंद सरकार का गठन कब हुआ था? थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।